नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज उषा प्रियंवदा द्वारा रचित हिंदी की प्रसिद्ध कहानी वापसी। अपने इस चैनल पर हमने अभी एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हिंदी की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो अपने समय जिन्हें किसी न किसी पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया है, जैसे कि कहानी पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 1960 में उषा प्रियंवदा जी को मिला था वापसी कहानी के लिए। तो ऐसे ही सुप्रसिद्ध कहानियों को हम इस सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक दिन एक कहानी देखेंगे। आइए पहले कहानी की विषय वस्तु के विषय में जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी वापसी बहुचर्चित रही है। इस कहानी पर नई कहानियाँ कहानी पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उषा प्रियंवदा जी को 1960 में प्राप्त हुआ। इस कहानी की विषय वस्तु क्या है? कहानी में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। बाबू गजाधर सरकारी सेवा में रहते हुए जीवन भर एकाकीपन भोगने के अभ्यस्त बने रहे। अवकाश प्राप्त करने के बाद वे अपने परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रहना चाहते थे। घर का वातावरण इनके लिए अनचाहा सा बन गया। वे इस अनचाहे पद से अपने आप को कमरे की चारपाई का प्रतीक सा मानने लगे। चारपाई पहले बैठक में, फिर माँ के कमरे में तथा वहाँ से हटाकर बाहर रख दी गई। ठीक वैसी ही स्थिति गजाधर बाबू की थी। परिवार वालों ने उनकी उपस्थिति पर आत्मीयता नहीं दिखाई। गजाधर बाबू की मनोव्यथा को कोई समझ नहीं पाया। परिवार के सदस्य अपनी अपनी सुख सुविधाओं में ही लिप्त हो गए। बाबू गजाधर की व्यथा कथा तो संवेदनशील पाठकों के लिए सोचने योग्य विषय बन गया है। ठीक है, तो ये कहानी मूलतः लिखी गई थी 1960 में, यानी प्रकाशित हुई थी 1960 में, और आज इतने वर्षों बाद भी यह कहानी वर्तमान में प्रासंगिक बनी हुई है। हिंदी पाठकों को तो गजाधर बाबू की जो व्यथा है वो आकृष्ट करती है। साथ ही परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस में यह लगी हुई है। जैसे कि झारखंड पीसीएस का जो झारखंड पीसीएस मेंस के सिलेबस में भी ये कहानी लगी हुई है। इसी तरीके से विभिन्न राज्यों के जो हिंदी साहित्य विषय के रूप में जो विद्यार्थी चुनते हैं वो किसी न किसी रूप में इस कहानी को अवश्य ही एक बार पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेखिका के विषय में। तो उषा प्रियंवदा जी वर्तमान में सशक्त महिला कथाकार के रूप में उभरी हैं। इनके उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे उषा प्रियंवदा जी के विषय में परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। उसके बाद हम अपनी कहानी वापसी का अध्ययन करेंगे क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब इनकी प्रसिद्धि का इतना व्यापक आधार है कि नेट परीक्षा के वर्तमान सिलेबस में वापसी कहानी का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बाद भी 5 दिसंबर 2019 को जो नेट की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें वापसी कहानी की कथा वस्तु को लेकर प्रश्न पूछा गया था। सिलेबस में ना होने पर भी प्रश्न पूछा गया था क्योंकि यह एमए के सिलेबस में विभिन्न पाठ्यक्रम में लगी हुई है, विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रम में। साथ ही उषा प्रियंवदा जी के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहानी साहित्य लेखन में महिला कथाकारों का नाम भी उल्लेखनीय है। श्रीमती उषा प्रियंवदा का नाम हिंदी कहानी साहित्य में पर्याप्त जाना पहचाना है। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण की। आपने अंग्रेज विभाग में ही वहीं प्राध्यापिका की नियुक्ति प्राप्त की। तत्पश्चात आप शोध कार्य हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियोना विश्वविद्यालय गईं। आपका शोध विषय आधुनिक अमेरिकी साहित्य रहा। विदेश गमन के साथ साथ वहीं विवाह किया तथा वहीं रहने लगी। आपने उपन्यास भी लिखे और कहानियाँ भी लिखी। आपके 2 उपन्यास बहुचर्चित रहे जिनके नाम हैं 55 खंबे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधा। यहाँ पे राधा है लेकिन ये परीक्षा में पूछा जाता है रुकोगी नहीं राधिका के नाम से। इसी प्रकार कहानी संग्रह में जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ अद्यावधि प्रकाशित हुए हैं। आपने जिंदगी को नज़दीक से देखा और अनुभव किया है, यानी यथार्थ की प्रस्तुता कहानीकार रही हैं उषा प्रियंवदा जी। अब आज की जो हमारी कहानी है वापसी, उसको हम देखते हैं और देखते हैं कि गजाधर बाबू के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इतने साल नौकरी करने पर भी, रेलवे में वो नौकरी करते हैं, हमेशा अपने परिवार से दूर रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो परिवार में लौटते हैं। तो ऐसा क्या उनके साथ घटित होता है कि वह पुनः नौकरी पर जाने का या पुनः अपनी जो कार्य है, कुछ भी कार्य जो वो कर सकें उसको करने का निर्णय लेते हैं और अपने घर से दूर होना चाहते हैं, जबकि पूरी ज़िंदगी भर वो सोचते हैं कि मैं
अब काम से निवृत्त होकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहूँगा। तो इस सब को हम जानते हैं आज की कहानी में। कहानी का शीर्षक है वापसी। गजाधर भाभू ने कमरे में जमे सामान पर एक नज़र दौड़ाई। दो बकस, डोलची, बाल्टी, यानी कि वो अब जहाँ कार्यरत हैं, वर्तमान में जिस रेलवे स्टेशन पे वे कार्यरत हैं, वहाँ से वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर के लिए लौट रहे हैं। तो उनके पास क्या क्या सामान है ये उस कमरे में देख रहे हैं जिस सरकारी क्वार्टर में वो आज तक रेलवे की सेवा करते हुए रहे हैं। अब वो अपना जो उनका जो सहायक है, हेल्पर है, उससे पूछते हैं, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? गजाधर भाभू ने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख और कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ में बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ सेवा खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। वो वहाँ काम करते हैं तो वहाँ के लोगों से, उनके जो हेल्पर हैं, उनका जो स्टाफ है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, सबसे एक आत्मीय रिश्ता व्यक्ति का बन ही जाता है। इसी प्रकार गजाधर बाबू का भी रिश्ता बन गया था और वहाँ उन्हें मान सम्मान और आदर भी बहुत मिलता था। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। यानी पहले वो कहते हैं कि कोई भी काम हो तो मुझे पत्र द्वारा बताना, क्योंकि पहले तो फ़ोन थे नहीं और ये पत्र ही माध्यम था एक दूसरे के हाल चाल जानने का। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने इतने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न सा लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। यानी उन्हें अपने परिवार से मिलने की अत्यधिक खुशी थी, जिसके कारण वो इन लोगों से जिनके साथ इतने वर्ष रहे थे उनसे जो विछो हो रहा था उसको भी वो भूल गए। बहुत मन से उन्होंने पौधों की देखभाल की थी, लेकिन अब वो रिटायर हो रहे हैं तो आसपास के लोग उन्हें ले गए। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे छोटे स्टेशनों पर रहे, पर उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। तो गजाधर बाबू क्योंकि बार बार रेलवे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं छोटे छोटे स्टेशनों पे उनके, तो उन्होंने अपने बच्चों को शहर में रखा ताकि उनकी पढ़ाई और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके, और स्वयं वे अकेले ही विभिन्न स्टेशनों पे जॉब करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। देखिए इसमें ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है तो इतना साफ इसमें नहीं दिख रहा है। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। यानी प्यार और आदर देना भी चाहते थे और बदले में पाना भी चाहते थे। हर व्यक्ति पाना चाहता है, प्यार भी और आदर भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। यानी वो कभी अपनी पत्नी के साथ जब रहे थे उन दिनों को याद कर रहे हैं। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका ना जाता। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। यानी पहले चूल्हे पर रोटियां बनती थी तो उनकी पत्नी उनके लिए 2 बजे दोपहर में भी गरम रोटियां बनाती थी। उनके
खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वो थके हारे बाहर से आते, उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। यानी सारा सामान उनका पैक हो रहा है और वो विभिन्न कल्पनाओं में पुरानी यादें भी याद कर रहे हैं कि जब पत्नी के साथ रहते थे तो कितना अच्छा सब कुछ जीवन, रसमय जीवन था, उनका सुखद जीवन था। वो सब स्मृतियाँ उन्हें पुनः याद आती रहती हैं और वो बहुत उत्साहित है अपने घर जाने के लिए कि वो वापस से अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे, यानी कि अब गजाधर बाबू अपने घर पर पहुंच चुके हैं। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप्प से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। यानी बच्चों की जो लड़की है वो हंसती रही, बाकी सब अपने आप को व्यवस्थित करने में लग गए। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा भी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूँ। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा तब आएंगी तभी पी लूँगा, जब तुम्हारी अम्मा आएंगी तभी पी लूँगा। थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्थिति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। यानी अशुद्ध स्थिति यानी जो महिलाओं को जो रट जाता है वही जो बचपन से रट जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो ज़्यादा होते नहीं थे, तो एक दूसरे से अपनी माँ दादी उनके द्वारा जो कुछ गाया जाता था उसी को कंठस्थ कर लेते थे, तो वो कुछ गलत गाते हुए तुलसी में डाल देती हैं। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी। अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। गणेशी यानी जो उनका वहाँ पे सहायक था या हेल्पर था। रोज़ सुबह पैसेंजर गाड़ी आने से पहले वह गरम गरम पूरियाँ और जलेबियाँ बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। यानी अब उन्हें दोनों परिस्थितियों को वो तुलना करने लगते हैं कि इस घर में और जहाँ वो रहते थे कितना अंतर था, कि गाड़ी भले ही लेट हो जाए लेकिन उनके नौकर ने उन्हें हमेशा समय से नाश्ता दिया। और पहले ये हेल्थ इश्यूज़ इतने नहीं थे कि डायबिटीज़ और बीपी की वजह से कंट्रोल करना पड़े। पहले बहुत अच्छा मीठा चाय में डाला जाता था और एकदम गाढ़ी मलाईदार दूध की चाय अच्छी मानी जाती थी, है ना। वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तो बिना दूध वाली
ग्रीन टी पी जाती है और चीनी तो बहुत लोगों ने छोड़ दी है और आगे भी बहुत लोग छोड़ने के विचार कर रहे हैं। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर वो चौंक जाते हैं। पत्नी कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बांटता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बांटना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे मेहमानों के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टिन के बकस में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वे बरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। यानी कुल मिला के लेखिका ने एक रेखा चित्र, एक बिंब हमारे समक्ष उनके घर का प्रस्तुत कर दिया है कि घर बहुत बड़ा तो नहीं था और इसी कारण बैठक में उनकी व्यवस्था थी। लेकिन अब देखिए, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उस घर में और कहीं जगह भी नहीं है जहाँ गजाधर बाबू के लिए खाट या चारपाई या पलंग की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि घर छोटा ही है। अब तुलना करें गजाधर बाबू कि इस प्रकार की अस्थायी सी व्यवस्था उन्हें लगती है कि जैसे रेलगाड़ियाँ जो आती हैं और चली जाती हैं, तो उन्हें भी लगता है कि ये सही व्यवस्था नहीं है। कभी कभी तुलना वो करने लगते हैं। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डालकर पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। पत्नी कहती है, सभी खर्चे तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उससे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार हो। यानी एक तो होता है विचार विमर्श, तो उनकी पत्नी उनसे विचार विमर्श नहीं करती कि किस प्रकार घर चलाया जा सके, बल्कि शिकायत करती है। इस बात से गजाधर बाबू दुखी होते हैं। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं अकेली खो गई। उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है।
यानी वो एक मधुर स्मृतियों में खोए हुए व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी के पहले रूप की और पहले व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अब उसका जो व्यवहार है उससे वो बिल्कुल अपरिचित सा महसूस करते हैं। अब देखिए, इसमें पत्नी की भी इतनी गलती नहीं माननी चाहिए। यदि यथार्थपूर्ण स्थिति देखें तो समय के बाद समय अंतर आता है, और वह भी पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी, जिस तरीके से परिवार की स्थिति देख रहे हैं, झेलते झेलते चिड़चिड़ी हो जाती हैं ना स्वभाव से, और एक उम्र का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। आगे देखते हैं। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर की कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीज़ें लुटें। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। यानी गजाधर बाबू चाहते हैं घर में व्यवस्था बने, लेकिन अचानक एक तरीके से एकदम से व्यवस्थाएं नहीं बदलती। अब उनकी बहू को काम करने की आदत नहीं है, या वो अपने अनुसार काम करेगी, तो अब उस काम से सासू माँ संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा घी बर्बाद होगी, इस तरीके से घर गृहस्थी का खर्चा नहीं चलेगा। तो यानी कि समस्या का एक ही रूप के, जैसे कि समीक्षा में कहा जाता है कि सब लोग स्वार्थी थे, गजाधर बाबू से ये अपेक्षा रखते थे, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां जो हैं वो इस तरीके की हैं कि जो घटित होता है वो स्वयं ही घटित होता जा रहा है, उसको जानबूझ के कोई क्योंकि घटित नहीं कर रहा है, क्योंकि घर इतना छोटा है कि गजाधर बाबू की कहीं व्यवस्था नहीं हो सकती। अब उनकी जो बहू है काम ही नहीं करती, तो अचानक कैसे काम करने लग जाए, या जानबूझकर ऐसा भी हो सकता है कि वो जानबूझकर इस प्रकार करती हो कि काम नहीं करना पड़े। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक ना निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तो नक्कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। नरेंद्र कहता है, बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर उसे खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी से कहा, क्या कह दिया बसंती से? उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका मानना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों का प्राय यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। यानी कि सब लोगों को अपने, देखिए सब लोग, जो गजाधर बाबू नहीं है तो सब लोग परिस्थितियाँ के उसी परिस्थिति के हिसाब से अभ्यस्त हैं। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग रोकने टोकने वाला नहीं होता तो बच्चे स्वयं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार में या बड़े बुजुर्गों के आश्रय में रहते हैं तो कुछ
लज्जा से कह लीजिए या कुछ व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होता है। दोनों के जो व्यवहार होता है वो उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। अब गजाधर बाबू तो हमेशा से बाहर रहे हैं, इसलिए बड़ा लड़का आराम से अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है घर पे भी, और अंदर से उनकी पत्नी को कुछ करना नहीं पड़ता। माँ अंदर से खाना बना के भेज देती हैं, चाय नाश्ता, तो सभी मौज मस्ती करते हैं। लेकिन अब क्योंकि गजाधर बाबू घर में आ गए तो ये सब नहीं कर पा रहे, तो इसलिए सभी लोग परेशान से रहने लगते हैं। और जब बिना करे सब कुछ मिल रहा है, पैसे भी वहाँ से आ ही रहे हैं, तो फिर अब तो परेशानी होना लाजमी है। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाई और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा, कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर पर चित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था, तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ राम जी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था और वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई हुई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी द्वारा ठगे गए। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। इन परिस्थितियों में ऐसा महसूस करना स्वाभाविक ही है, और क्योंकि वो बहुत अच्छा और स्वतंत्र मनमाफिक जीवन जी के आए हुए हैं गजाधर बाबू। अब लेटे हुए घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो कहाँ वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है तो अपने घर में परदेशी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। यानी और सब बच्चे हैं उनका तो उन्हें इतना दिख नहीं है, लेकिन जब उनकी पत्नी भी ये नहीं देख पा रही कि ये किस तरीके से बिल्कुल एकदम चुपचाप हो गए या दुखी हैं या व्यथित है, उनके मन को नहीं समझ पा रही, तो फिर उनका मन भर आया। वो मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी की मांग में सिंदूर डालने के अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। यानी परिस्थितियों की जैसी कल्पना कर गजाधर बाबू आते हैं रिटायरमेंट के बाद, वैसा उन्हें घर में कुछ भी नहीं मिलता और वह दुखी हो जाते हैं, विशेषतः अपनी पत्नी के व्यवहार से भी। अब पत्नी भी क्या करे, इतने वर्षों से वो जो जिंदगी जीती आ रही है उसमें एकदम से बदलाव वो नहीं कर पाती। इन सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है।
यह वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कुछ कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर बुनबुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी पत्नी को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को वहां लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे, यानी सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन वो चुप रहने का बहाना सा करते हैं। अब उनकी पत्नी को लगता है कुछ गलत कह दिया तो वो भी सिट। कुल मिला के पत्नी के भी जीवन में अब इतने साल अकेली रही है, दोनों ही दृष्टि से देखो तो उसके जीवन में गजेंद्र बाबू की कोई उपस्थिति, गजाधर बाबू की जो उपस्थिति है उसका कोई आभास ही नहीं है, कोई हस्तक्षेप भी नहीं है उसके जीवन में। जैसा व्यतीत करती आई है बच्चों बहू के साथ, उसी प्रकार वह उसमें रमी हुई है। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पहुंचती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पत्नी ने सब पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बकस और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए तो बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तर के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं। यानी कि एक बिल्कुल ना अनपेक्षित सी चीज़ थी उनके घर में। गजाधर बाबू जो बेचारे चले गए तो ऐसा लग रहा है कि सबने चैन की सांस ली। अब वो एक निमित्त मात्र बन के रह गए हैं घर के लिए, पैसे कमाने के लिए। अब भी वो परिवार के लिए ही सोच रहे हैं कि 4 पैसे घर में आएंगे। इसे बहाना कह लीजिए, उन्हें अपने जाने की कोई तो बहाना चाहिए था, वो चले जाते हैं। लेकिन ना पत्नी को दुख है, ना बेटे को, ना बहू को और ना ही बेटी को। सब अपने स्वच्छंद जीवन में कहीं भी किसी तरीके की रुकावट नहीं चाहते। और इस प्रकार गजाधर बाबू जो उमंग और उत्साह के साथ लौट कर आते हैं, निरुत्साह और एक थके हुए मन के साथ लौट जाते हैं उम्र के इस पड़ाव पर भी, जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। देखने में एक सामान्य सी कहानी है, लेकिन शिक्षा की बात करें तो हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों का बुढ़ापा ऐसा ना हो। ज़िंदगी को ऐसा जीना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बचपन और युवावस्था भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो बुढ़ापा भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अकेले तो नहीं कटेगा। तो हम सब लोगों को इस कहानी से शिक्षा लेते हुए इसी प्रकार का व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं कल की एक नई कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। और इसी तरह की अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लॉकडाउन के इस खाली समय में हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियों से लोग अवगत हो पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।